इस चैनल पर दिखाई गई सभी वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और इंटरनेट की सहायता ली गई है। तो आप इन कहानियों से सीख लेने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी बुरा काम नहीं करना, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। पुणे में एक जगह है मुढ़वा, यहीं पर अग्रवाल परिवार रहता था। ये बात 2019 की है। 22 जून को राधा अग्रवाल घर से अपनी स्कूटी लेकर निकली थी। उसने घर पर बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जा रही है और वह 2 दिन में लौट आएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और वह घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगी। जब वह 25 जून तक नहीं लौटी तो पति किशोर चंद्र अग्रवाल ने उसका फोन मिलाया, लेकिन राधा का फोन स्विच्ड ऑफ मिला। राधा के 16 वर्षीय बेटे मानव ने इस बारे में अपनी मां की सहेलियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह तो शिरडी गई ही नहीं थी, न ही उन्हें राधा के शिरडी जाने की कोई जानकारी है। राधा की सहेलियों से यह जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। 25 जून की शाम को ही मानव थाना मुढ़वा पहुंच गया। उसने वहां मौजूद थाना प्रभारी संपतराव भोसले को अपनी मां के लापता होने की विस्तार से जानकारी दे दी। राधा अग्रवाल शहर के करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी किशोर चंद्र अग्रवाल की पत्नी थी। मानव अग्रवाल की बात सुनकर थाना प्रभारी भी आश्चर्य में पड़ गए कि राधा अग्रवाल आखिर अपनी मर्जी से कहां चली गई होगी। उन्होंने राधा अग्रवाल की डिटेल्स लेने के बाद मानव को भरोसा दिया कि पुलिस उन्हें अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करेगी। यह मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद उन्होंने राधा की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने फोटो सहित उसका हुलिया पुणे शहर के सभी पुलिस थानों को भिजवा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुखबिरों को भी लगा दिया। पुलिस टीम ने राधा अग्रवाल की खोजबीन तेज कर दी। जांच के दौरान यह पता चला कि राधा शादी से पहले से ही खुले विचारों की थी। वह किसी भी प्रकार के बंधनों को नहीं मानती थी। शादी के बाद उसे ऐसा परिवार मिला जहां उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन राधा को अपने पति का साथ नहीं मिल रहा था। अपने रियल एस्टेट व्यवसाय में इतना व्यस्त था कि वह उसे समय नहीं दे पाता था। उनका एक बेटा भी था जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। यही वजह थी कि राधा ने अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कुछ ही दिनों में उसके हजारों फॉलोअर्स और सैकड़ों दोस्त बन गए। उसने घूमने के लिए एक स्कूटी भी ले रखी थी, जिससे वह अपने दोस्तों और सहेलियों से मिलने जाती थी। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद राधा के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देने लगी और वह अपनी इस नई जिंदगी से काफी खुश रहने लगी थी। यह जानकारी मिलने के बाद जांच अधिकारी को पूरा यकीन हो गया कि राधा की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, जिसका पर्दा उठाना जरूरी है। पुलिस ने राधा अग्रवाल का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो आखिरी लोकेशन पुणे के भोसले नगर टेज हिल इलाके की मिली। पुलिस वहां पहुंच गई और ताबड़तोड़ खोजबीन करने लगी। उन्हें वहां राधा अग्रवाल की स्कूटी मिली। पुलिस ने स्कूटी की डिक्की खोली तो उन्हें राधा का मोबाइल फोन मिला, लेकिन फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज था। यह देखकर पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। जब मोबाइल को चार्ज करके चालू किया गया तो पुलिस टीम हैरान रह गई। राधा के व्हाट्सएप और फेसबुक पर महिला और पुरुष दोस्तों की लंबी लिस्ट थी। पुलिस ने देखा कि राधा के फोन पर जिस नंबर से आखिरी बार बातचीत हुई थी वह आनंद निगम था, जो कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस टीम आनंद निगम के घर पहुंची, लेकिन वह वहां से फरार मिला। परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच गई। आनंद निगम को हिरासत में लेकर पुलिस पुणे लौट आई। आनंद निगम से थाने में पूछताछ की, लेकिन वह पहले तो यही कहता रहा कि उसे राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राधा अग्रवाल नाम की किसी महिला को नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस ने उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी और राधा की चैटिंग दिखाई तो आनंद निगम सहम गया। वह चाहकर भी अपने झूठ को नहीं छिपा सका। पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ में उसने अंततः स्वीकार कर लिया कि उसने राधा अग्रवाल की हत्या कर दी थी। उसके इस खुलासे ने मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया और पुलिस के लिए सच्चाई को सामने लाने का रास्ता खोल दिया। 31 वर्षीय आनंद निगम मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शिवाजी निगम था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन थी। परिवार की माली स्थिति साधारण थी। जब आनंद के पिता का निधन हुआ तो घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह रोजी रोटी की तलाश में परिवार के साथ पुणे आ गया और वहां की वृंदावन कॉलोनी के तापकीर नगर में रहने लगा।
पुणे में रहते हुए उसकी मां ने एक दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। इसके बाद उसकी बहन जवान हुई और उसने भी लव मैरिज कर ली। इन घटनाओं के बाद आनंद ने भी विवाह कर अपना एक नया घर बसाया। समय के साथ उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए और वह 2 बच्चों का पिता बन गया। अपनी रोजी रोटी के लिए आनंद ने एक पुरानी कार ले ली और लोगों को ड्राइविंग सिखाने लगा। उसके पास ड्राइविंग सीखने के लिए ज्यादातर महिलाएं आती थीं। अपनी व्यवहार कुशलता के कारण आनंद महिलाओं के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता था और वे उसे अपना दोस्त मानने लगती थीं। आनंद उनसे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग करता था, जिससे उसका व्यवसाय भी प्रभावित होने लगा। यह बात जब आनंद की पत्नी को पता चली तो उसने उसे आड़े हाथों लिया। विवाद इतना बढ़ा कि उसे अपना कार ड्राइविंग का व्यवसाय बंद करना पड़ा। अब परिवार चलाने के लिए उसे कोई और काम करना ही था। उसने अपने जान पहचान वालों और दोस्तों से ब्याज पर पैसे लेकर भोसले नगर के रेंज हिल इलाके में एक टी स्टॉल शुरू किया। वहां वह बीड़ी और सिगरेट भी बेचता था। इस काम में उसकी मां भी मदद करती थी। हालांकि पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद इस व्यवसाय से खास आमदनी नहीं हो पाती थी। घर का खर्च बमुश्किल चलता था और इसी दौरान उसे कर्ज चुकाने में भी कठिनाई होने लगी। नतीजा ये हुआ कि उसका कर्ज बढ़ते बढ़ते 2 लाख के करीब पहुंच गया। वह हमेशा इसी चिंता में रहता कि कर्ज कैसे उतारे। आनंद सोशल साइट्स पर काफी सक्रिय रहता था। एक दिन उसने फेसबुक पर राधा अग्रवाल का प्रोफाइल देखा और उस पर मोहित हो गया। बिना किसी देरी के उसने राधा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राधा ने आनंद का फोटो देखते ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। हालांकि राधा और आनंद की उम्र में काफी अंतर था। राधा आनंद से लगभग 10 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों की चैटिंग के बाद उनकी दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। राधा अग्रवाल के पास पैसों की कमी नहीं थी। खर्च करने के लिए उसके पास पैसा ही पैसा था और वह एक स्कूटी से कहीं भी आने जाने में सक्षम थी। आनंद निगम के संपर्क में आकर राधा इस हद तक फिसल गई कि उसने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं को भी लांघ लिया। जब भी मौका मिलता दोनों पुणे शहर के किसी न किसी होटल में जाकर मौज मस्ती करने लगते थे। समय अपने अनुसार बीतता रहा और राधा अब पूरी तरह से आनंद पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगी थी। आनंद जो भी कहता वह तहे दिल से स्वीकार करती थी। आनंद को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि राधा उसकी दीवानी हो गई है, तो उसने अपने ऊपर चढ़े कर्ज चुकाने के लिए एक खतरनाक योजना बना ली। दरअसल राधा अग्रवाल 1-2 लाख रुपए उसे ऐसे ही दे सकती थी, लेकिन आनंद ने कुछ बड़ा सोच लिया था। लेकिन आनंद अपने ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि अगर रिश्ता खराब हुआ तो राधा अग्रवाल उससे अपना पैसा मांग सकती थी। यही सब सोचकर वह केवल अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करने लगा। योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन उसने राधा से कहा, राधा तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर किसी मैगजीन में तुम्हारे फोटो भेजे जाएं, तो वे कवर पेज पर छप सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर राधा थोड़ी उत्सुक हो गई और उसने आनंद की इस सलाह को ध्यान से सुना। आनंद ने जानबूझकर राधा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उसके लिए हमेशा कुछ खास करना चाहता है। आनंद ने राधा से कहा कि वह बेहद खूबसूरत है और उसके फोटो मैगजीन के कवर पर छप सकते हैं। राधा खुश होकर सहमत हुई और आनंद ने कहा कि वह एक नेचुरल जगह पर फोटोशूट करेगा। उसने राधा से कहा कि वह अगले दिन अपने सारे गहने पहनकर आए। राधा ने आंख मूंदकर आनंद पर भरोसा किया और 22 जून की सुबह अपने सारे गहने पहनकर घर से निकली। उसने परिवार को बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ स्कूटी पर साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रही है और 2 दिन में लौट आएगी। इसके बाद वह स्कूटी लेकर आनंद द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गई, जहां आनंद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने राधा की स्कूटी संभाली और वह उसके पीछे बैठ गई। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए कब पुणे से 80 किलोमीटर दूर ताम्हिणी के वर्षा घाट के जंगलों में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आनंद ने स्कूटी एक तरफ खड़ी की और राधा से फोटो सेशन के लिए तैयार होने को कहा। राधा खुशी खुशी तैयार हो गई। आनंद ने उसे जंगल में अलग अलग एंगल से फोटो खींचने के बाद कुछ होटर फोटो खिंचवाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधने का अनुरोध किया। राधा उसकी बात मान गई। जब उसके हाथ पैर बांध दिए गए तो आनंद ने उसके सारे गहने उतारकर अपने पास रख लिए। फिर उसने छिपा हुआ तेज धारदार चाकू निकालकर राधा का गला रेत दिया। राधा की एक चीख निर्जन जंगल में खो गई। राधा अग्रवाल की हत्या के बाद आनंद निगम ने उसका मोबाइल फोन स्कूटी की डिक्की में
रखकर उसके हैंडबैग से नोटों से भरा पर्स निकाल लिया और स्कूटी लेकर पुणे की ओर लौट पड़ा। ताम्हिणी वर्षा घाट से कुछ दूर जाने के बाद उसने पर्स से सारे पैसे निकालकर पर्स को फेंक दिया। आनंद ने घोरपेड़ फाटक पर एक पान की दुकान पर रुककर सिगरेट पी और फिर सीधे अपने टी स्टॉल पर गया, जहां उसने राधा की स्कूटी को छिपा दिया और चाकू स्टॉल के अंदर रख दिया। रात 1 बजे वह निश्चिंत होकर घर चला गया। 2 दिन बाद आनंद ने राधा के लूटे गए 7 तोले सोने के गहने एक रिश्तेदार के पास छिपा दिए और बाकी गहने बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। इसके बाद वह पुणे छोड़कर अपने गांव कर्नाटक चला गया। पुलिस ने आनंद निगम से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल चाकू और राधा के गहने बरामद किए। पुलिस आनंद निगम को लेकर 12 जुलाई 2019 को ताम्हिणी वर्षा घाट के जंगल में जा पहुंची, लेकिन जंगल में राधा के केवल कपड़े मिले। उसका मांस जंगली जानवर नोच नोच कर खा चुके थे। पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आनंद निगम को भादंबी की धारा 302-201 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुणे की यरवड़ा जेल भेज दिया गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अंधविश्वास और किसी पर बिना सोचे समझे आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बने संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब व्यक्तिगत और वित्तीय सुरक्षा की बात हो। लालच और धोखा, जिनकी बुनियाद झूठ और चालाकी पर होती है, न सिर्फ जीवन तबाह कर सकते हैं बल्कि उन्हें अपराध का रास्ता दिखा सकते हैं। हमेशा अपने फैसलों में सतर्क रहें और अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाए रखें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया पर बने रिश्तों में सतर्कता बेहद जरूरी है, खासकर जब यह व्यक्तिगत जीवन या संपत्ति से जुड़ा हो। साथ ही लालच और धोखे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह न केवल रिश्तों को खराब करता है बल्कि जान माल का भी नुकसान कर सकता है। हमेशा सोच समझकर और सावधानी से कदम उठाना चाहिए। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना